हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमरजीत और आज आप सब जुड़ गए हैं मुझसे विकास के बारे में सीखने के लिए, अपना अर्थशास्त्र के बारे में सीखने के लिए, अपने पैसों के बारे में सीखने के लिए, अपने पैसों से मिलने वाले अधिकार के बारे में सीखने के लिए। लेकिन इससे पहले, इन सारी चीजों को सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज सीखी है। सबसे पहले हमने साइंस सीखा, उससे पहले हमने इंग्लिश सीखा, उसके बाद हमने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सीखा। आज हम अर्थशास्त्र सीखेंगे और आज हम अर्थशास्त्र सीखकर सामाजिक विज्ञान पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने एक दिन पढ़ा था और वो दिन था शायद बायोलॉजी का दिन था। उस दिन हमने पढ़ा था कि विकास बराबर प्रगति है कि नहीं, और हमारा जवाब मिला था, हमें सोल्यूशन मिला था, हमें इसका जवाब मिला था कि नहीं, विकास बराबर प्रगति नहीं है। तो आज ये सवाल फिर से आके खड़ा हो गया है कि विकास बराबर आखिर है क्या। विकास हम किसको कह सकते हैं? किसी की सैलरी बढ़ गई या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो क्या इसे ही विकास बोल देंगे? क्या हम गरीब थे पहले, इसके बाद धीरे धीरे करके अमीर होते चले गए तो क्या इसे विकास बोल देंगे? एक तरह से थोड़ा सा सच है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। ठीक है, पूरी कहानी क्या है सर? पूरी कहानी बताइए। पूरी कहानी का मतलब है कि पैसा जरूरी है, आय जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो विकास की परिभाषा को पूरा करते हैं। सिर्फ आय को नहीं कह सकते विकास। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो और वो 20-30 साल की उम्र में मर जा रहा हो क्योंकि उसके पास बहुत सारी बीमारियां हैं। कोई एक समुदाय है, कोई एक ऐसा देश है, वहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए लोग एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन वो 20-30 साल की उम्र में मर जा रहे हैं। तो क्या ये विकास है? बिल्कुल नहीं, ये विकास नहीं है। ये विकास बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आय के साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। ठीक है, तो आय प्लस स्वास्थ्य। अच्छा, एक चीज और है, वो है शिक्षा। कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, ये भी विकास में जुड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आय है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, ये तीनों मिलकर बताती है कि हम विकसित है या भी विकासशील है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर क्या सभी के लिए विकास बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, बिल्कुल बराबर है ही नहीं। क्योंकि कोई एक अमीर आदमी हमारे गांव में पुल बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हो सकता है विकास हो। हम लोगों को उस नदी पार कराने के लिए, जिस नदी के किनारे हम लोग रह रहे हैं, उस नदी पार कराने के लिए वो पुल बनाना चाहता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये विकास नहीं है, क्योंकि उसके उस पुल बनाने से हमारी कई सारी खेत चले जाएंगे, उसके उस पुल बनाने से हमारे गांव का एक पार्ट चला जाएगा, कई सारे घर उसमें तबाह हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो विकास नहीं हुआ वो। तो कहने का मतलब है विकास जो है वो सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने आय, शिक्षा, स्वास्थ्य से विकास की परिभाषा बना दी। विकास बराबर सबके लिए नहीं होता, ये देखा। आय, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलकर ही हमारा मानव विकास सूचकांक बनते हैं। अगर आपके एग्जाम में मानव विकास सूचकांक आ जाए तो आप लिख लीजिएगा, जो हमारी आय है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वही तीनों मिलकर मानव विकास सूचकांक बनते। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने विकास बराबर प्रगति तो उसी दिन बता दिया था। मैं कहूंगा हाँ, हमने विकास बराबर प्रगति उसी दिन बता दिया था, जो कि नहीं थी। आज हमने सीखा विकास की परिभाषा। हमने सीखा क्या सभी के लिए विकास बराबर है? हमने कहा नहीं। हमने ये भी सीख लिया। हमने सीखा मानव विकास सूचकांक क्या है। हमने सीखा मानव विकास सूचकांक क्या है, जिसमें हमने बताया कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य मिलकर जो एक सूचकांक बनाते हैं, उसे ही, जो इंडेक्स बनाते हैं, उसे ही मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक शब्द हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, सतत विकास। अगर ये बता देते तो मजा आ जाता। सतत विकास क्या है ये भी देख लेते हैं। हम सतत विकास लिख देते हैं और इसका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि हमारे द्वारा किया गया वह काम, कोई भी काम जो विकास के दायरे में हम रखते हैं, वो काम करने से अगर हमारा विकास हो रहा है और वही काम हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को इफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम सतत विकास नहीं कहेंगे। सतत विकास का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं जो हमारे हित में हो, जो हमारी भलाई के लिए हो, जो हमारे उपयोग के लिए हो, वो काम हमारी पीढ़ी को इफेक्ट ना करे, वही होता है सतत विकास। ठीक है, अब हम सीखेंगे आर्थिक गतिविधि। अर्थ का मतलब एक तरह से कह सकते हैं पैसा कौड़ी, धन दौलत। ठीक है, आर्थिक गतिविधि का क्या मतलब होता है? पैसे कौड़ी के मामले की क्रियाकलाप। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वह गतिविधि जो हमारे आय का साधन या स्रोत बनती है, तो उसे ही हम आर्थिक गतिविधि बोल देते हैं। ठीक है,
और यहाँ एक बात और करनी जरूरी है कि सर ये जो हम काम करते हैं, जो आपने बताया कि आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है जो हम काम करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, वही आर्थिक गतिविधि है। काम कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा काम तो बहुत प्रकार के होते हैं, कई सारे काम होते हैं, लेकिन कामों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है हमारे अर्थशास्त्र में, हमारे सामाजिक विज्ञान के इस पार्ट में। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जब हम कोई काम करते हैं और वो सीधे प्रकृति से जुड़कर करते हैं। जैसे मान लो मछली पकड़ना हुआ, जैसे मान लो खेती करना हुआ, ये सारी चीजें, ये सारे काम हम सीधे प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति का मतलब हमने बताया था, प्रकृति का मतलब होता है जो चीजें हमने ना बनाई हो वो प्रकृति है, ठीक है। जिसको बनाने में हमारा हाथ ना हो वही प्रकृति होता है। उस चीज से जुड़कर जब हम कोई काम करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। दूसरे क्षेत्र में किसको रखा है सर? दूसरे क्षेत्र में रखा है जो हम कच्चा माल लेते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे कोई उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि हमने उस दिन सीखा था कि कच्चा माल क्या है और उससे कैसे उत्पाद बनाते हैं और उससे कैसे बाजारों में बेचते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो काम होता है, जो लोग ये काम करते हैं, इस काम को जिस क्षेत्र में रखा गया है वो द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में वो काम आते हैं जो ना तो हम सीधे प्रकृति से जुड़कर करते हैं और ना सीधे कारखाने से जुड़कर करते हैं, जिसमें शिक्षा है, सेवा है और बैंक के काम है। ये सारे काम जो भी प्रोफेशनल होते हैं, ये सारे काम तृतीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर अगर आप पढ़ा ही रहे हैं तो एक चीज जो हम बहुत बार सुनते हैं, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं तो ये चीज भी क्लियर कर दीजिए कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का मतलब हमें नहीं पता है सर, ये बता दीजिए। जीडीपी होता है किसी देश में एक साल में कितना अंतिम उत्पाद बना है, उसे ही जीडीपी बोलते हैं। और अब आप पूछेंगे सर अगर आप अर्थशास्त्र बता ही रहे हैं, नौकरियों के बारे में बता रहे हैं, पैसों के बारे में बता रहे हैं, तो एक बात और बता दीजिए, ये जो सब सरकारी नौकरी करते हैं वो किस में रखा गया है, ये जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो किस में रखा गया है? मैं कहूंगा बिल्कुल बताऊंगा। अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को कवर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब को 2 क्षेत्रों में रखा जाता है, संगठित और असंगठित। संगठित में होता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब को हम संगठित में रखते हैं जिसमें एक फिक्स आय होती है। फिक्स आय का मतलब होता है एक फिक्स सैलरी होती है। दूसरा होता है सुरक्षा होता है कि नौकरी खोने का डर नहीं होता है, और एक पर्टिकुलर काम होता है कि यही काम करना है आपको बस, ठीक है। जबकि असंगठित में ऐसा नहीं होता है। हम छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आता है, उन सारे काम में सुरक्षा उतनी नहीं होती जितनी सरकारी नौकरी में होती है। वो काम कभी भी बंद पड़ सकते हैं, वो काम कभी भी ना चल सकते हैं, उनसे सैलरी आनी बंद हो सकती है। उस काम की जरूरत, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही सबको खत्म हो जाए। तो ये सारी असुरक्षाएं असंगठित क्षेत्र में होती है। कहने का मतलब यह है जो प्राइवेट काम है उसे असंगठित क्षेत्र में रखा जाएगा और जो संगठित क्षेत्र है उसमें गवर्नमेंट जॉब को रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में कुछ ऐसे जॉब रखे जाते हैं जो सरकार के अंडर में किए जाते हैं। जो निजी क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम खुद के अंदर में अंतर्गत करते हैं, जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, हमारा अपना स्वामित्व होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक कहानी सुना देना चाहता हूँ। कहानी है इतिहास से जुड़ी हुई, हम इसे इतिहास ही कहेंगे क्योंकि ये सच की कहानी है। पहले के लोग एक दूसरे से कैसे सामान लेते थे? पहले के लोग एक दूसरे से सामान लेते थे सामान के बदले सामान लेकर, ठीक है। सामान के बदले सामान लेकर, सामान के बदले सामान देकर ही सामान लेते थे, ठीक है। ऐसा इसलिए वो करते थे क्योंकि उस समय उनके पास कोई एक ऐसा चीज नहीं आया था जिसके बदले में वो सामान ले सके। उस चीज का नाम पैसा आज है। पैसे नहीं थे जिसको देकर वो सामान ले सके या अपना सामान दे सके उस पैसे के बदले। तो कुछ ऐसी चीजें बननी चाहिए थी जिसके बदले में वो सामान ले सके, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए थी, वो बनी और आज उसे हम पैसे कहते हैं, रुपए कहते हैं। हमारे जो करेंसी है वो ऐसे ही कहती है। अगर सारी करेंसियों के बारे में देखा जाए तो सारी करेंसियां मिलकर एक ऐसा म्यूचुअल वर्ड बनाती हैं जिसको मुद्रा कहा जाता है। हाँ, तो मैं मुद्रा के बारे में पढ़ाना चाहता था। मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसके बदले में हम आज सामान लेते हैं और मुद्रा के बदले ही हम अपना सामान देते हैं। मुद्रा एक ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी, तब हम सामान के बदले सामान लेते देते थे। आज हमारे पास मुद्रा है। अच्छा, मुद्रा क्या है सर? मुद्रा पैसे हैं। सर सिर्फ पैसे हैं? नहीं, पैसे भी हैं। जो हमारे सिक्के हैं वो पैसे हैं, जो हमारे बैंक में जमा है, जो हम स्कैन करके यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, वो मुद्रा है। ये सारी चीजें आज के जमाने की मुद्राएं हैं, ठीक है। मुद्राओं का मतलब वही होता है जब हम सामान किसी से लेते हैं, उसके बदले में हम कोई ऐसी चीज देते हैं जिसकी कीमत हो, कुछ एक कीमत हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने क्या पढ़ा? हमने मुद्राओं के बारे में पढ़ा। हमने और क्या पढ़ा? हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। हमने निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ा। हमने संगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ा। हमने असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो इन सब के बारे में हमने एक एक करके जान लिया। अब आप कहेंगे सर, जो पैसे के बदले आज हम सामान खरीद रहे हैं, इसको तो हम खरीदारी बोल देते हैं। जब सामान के बदले सामान एक दूसरे से जो लोग लेते थे, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे विनिमय प्रणाली। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तब आप लिख देंगे कि जो हम सामान के बदले सामान लेते थे या सामान के बदले सामान देते थे, उसे ही विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा विनिमय प्रणाली। ठीक है, हमने विनिमय प्रणाली सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर, अगर आप पैसे के बारे में बता रहे हैं, आप मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, आप कई तरह के कार्य के बारे में बता रहे हैं, आप आय के बारे में बता रहे हैं, आप विकास के बारे में बता रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो पैसे, धन, इन सब से जुड़ी हुई चीजें, एक चीज और है ऋण, जो हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते रहते हैं। ऋण, कर्ज, किसी से कर्ज लेना, आप उस बारे में काहे नहीं बात करते? तो चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। हम ऋण के बारे में देखते हैं, जिसे आपकी किताब में साख कहा गया है। साख क्या होता है? साख वो होता है जब हम किसी इंसान से या किसी समुदाय से या किसी संस्था से कोई चीज लेते हैं, इस वादे के साथ कि हम भविष्य में उसको लौटा देते हैं, उसे ही साख कहा जाता है। अच्छा, ये ऋण कितने प्रकार के होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। ऋण को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले आपको बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। आपके बुक में जो लिखा गया है वो ये है कि ऋण दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो हमने इस तरह से साख पढ़ लिया, हमने औपचारिक पढ़ लिया, हमने अनौपचारिक पढ़ लिया। पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा। औपचारिक का मतलब होता है, औपचारिक ऋण का मतलब होता है वो ऋण जो सरकार देती है, जो किसी सहकारी संस्था से हमें मिलता है, उसे औपचारिक ऋण कहते हैं। ऐसे ऋण थोड़े हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं, थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, पर अब सेवाएं ज्यादा आसान हो गई हैं मिलने में। और अनौपचारिक ऋण वो होता है जो हम अपने गांव में किसी साहूकार से, किसी अमीर व्यक्ति से ले लेते हैं, उसे अनौपचारिक ऋण कहते हैं। इसमें थोड़ा शोषण ज्यादा होता है, इसमें ब्याज ज्यादा ले लिया जाता है, तो ये अनौपचारिक ऋण हुआ। तो कहने का मतलब, अगर आप याद करना चाहते हैं, तो औपचारिक ऋण वो होता है जो हम बैंक से लेते हैं, और अनौपचारिक ऋण वो होता है जो हम किसी अमीर आदमी से या साहूकार से ले लेते हैं अपना काम चलाने के लिए। ठीक है, अब आगे है वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? तो हमने पढ़ा था। वैश्वीकरण हमने 5 मिनट वाली, 6 मिनट वाली वीडियो में पढ़ा था। उसमें क्या हमने बताया था? उसमें हमने एक लाइन लिखी थी, अंडरलाइन किया था कि जब कई सारे देश के लोग, कई सारे समुदाय के लोग अपने फ्यूचर, संस्कृति या अलग अलग चीजों के लिए एक साथ सोचते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आज यहाँ वैश्वीकरण का मतलब हम देखेंगे, आज यहाँ भी वैश्वीकरण का मतलब सेम है। जब कई सारे देश मिलकर कमाते हैं, काम करते हैं, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जो पूरे देश है, पूरी दुनिया है या लगभग दुनिया है, उन सारे देशों को एक मंच पे लाया जाए जहां पर वो अपने सामान बेच सके या कुछ खरीद सके, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज और कि अगर कोई कंपनी है वो कई सारे देशों से अपना सामान आयात निर्यात कर रही है, तो उस कंपनी को सर क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक बार फिर से बता दीजिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है जब कोई कंपनी अलग अलग देशों से, कई देशों से अपना आयात निर्यात करती है, अपना सामान मंगवाती है या अपना सामान निर्यात करती है। निर्यात का मतलब भेजना, आयात का मतलब मंगाना। ठीक है, आयात निर्यात करती है तो उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। सर, अगर कोई देश ऐसा करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विदेशी व्यापार। ठीक है, तो हमने विदेशी व्यापार के बारे में सीख लिया। विदेशी व्यापार का मतलब होता है जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं। जब हम आपस में व्यापार करते हैं, अपने देश में व्यापार करते हैं, अपने देश के अंदर व्यापार करते हैं, अपने राज्य में व्यापार करते हैं, गांव में व्यापार करते हैं, इन सारी चीजों को देशी व्यापार बोला जाता है। लेकिन जब देश के बाहर जाकर व्यापार किया जाता है तो उसे ही विदेशी व्यापार कहते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर, नहीं पूछेंगे, मैं पूछ लेता हूं
ये विदेशी व्यापार के बारे में आपने बताया, आपने बेचने के बारे में बताया, आपने काम के बारे में बताया, आपने कर्जे के बारे में बता दिया, आपने पैसों के बारे में बता दिया। सर जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, अपने लिए उत्पाद लेते हैं, हम कौन हैं? हम हैं उपभोक्ता। अगर हम कोई सेवाओं का उपभोग करते हैं, हम कोई सेवाओं का भोग करते हैं, उसे यूज में लाते हैं, तो हमें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कोई आप बाजार से खरीद के लाए और आप उसे खा लिए, आपने मोमोज लाया और वो खा लिया, तो आप उपभोक्ता हुए। उपभोक्ता किसके लिए? उस मोमोज को जिसने बनाया था, उस मोमोज को जिसने बेचा था, उस मोमोज के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार थे, उन सारे लोगों के लिए आप उपभोक्ता हुए, क्योंकि आप वो लास्ट कैंडिडेट हैं जिसके पास मोमोज पहुंची और गटक। अच्छा एक चीज और, सर उस मोमोज में तो जहर था, या उस मोमोज को खाकर मेरा पेट गड़बड़ हो गया, अब मैं किससे शिकायत करने जाऊं? जिसके पास से वो मोमोज लाया था, जिसने चटनी बनाई थी, उसके पास हम शिकायत लेके गए, सर उसने कहा हम नहीं जानते। हम किसके पास जाए सर? इसके लिए कई सारी अदालतें हैं, कई सारी अदालतें जो जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर हैं, देश स्तर पर भी कुछ हैं, वो सारी अदालतें तुम्हारी सुनवाई करेंगी। कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता अदालतें भी उपस्थित है जो हमारी सुनवाई करती हैं। ये सिर्फ मोमोज के लिए नहीं था, ये किसी भी चीज के लिए था, किसी भी सेवा के लिए था। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप ठगे गए हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उन अदालतों में आप अपील दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की पढ़ाई बस यहीं तक। हाँ, थोड़ी सी चीजें छूट रही है, पढ़ाई खत्म करने से पहले हम वो चीजें सीख लेते हैं। मानचित्र, तो ये बन गया आपका मैप। तो चलिए देख लेते हैं वो 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। हाँ ये बात और है, जब मैं टाइम टेबल लिखा रहा था सामाजिक विज्ञान के लिए, तो मैंने वादा किया था कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन एक स्पेशल रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे होमवर्क देना पड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मानचित्र। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध क्षेत्र, भारत का वह प्रसिद्ध क्षेत्र जो कोयला उत्पादन करता है। तो आपने इसका जवाब देखा था, जो झारिया था। झारिया कहाँ है सर स्थित? झारिया आपका कहाँ स्थित है? झारिया आपका झारखंड में स्थित है, और झारखंड इस क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ ऊपर बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पश्चिमी बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है। ठीक है, ये 2-3 चीजें अगर आप जान जाएंगे तो आपका 30 से 40%, 50% आप मानचित्र में तेज हो जाएंगे। यहाँ उड़ीसा है, यहाँ पश्चिमी बंगाल है, इसके ऊपर बगल में झारखंड है, ऊपर बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, इधर कश्मीर है, यहाँ पंजाब हरियाणा है, यहाँ ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ये सारी चीजें आप जान जाएंगे, लेकिन अगर आप जो मैंने होमवर्क दिया है उसे आप पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो झारिया का था, तो यहाँ झारिया में लिख देता हूं। ठीक है, ये झारिया है जो कि झारखंड में स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में, हमने देखा था पश्चिमी बंगाल में स्थित है। सर पश्चिमी बंगाल कहाँ है? पश्चिमी बंगाल सर अभी अभी आपने बताया कि उड़ीसा के जस्ट ऊपर है। अच्छा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर है, तो ये पश्चिमी बंगाल हो गया, जहां पर रानीगंज स्थित है। ठीक है सर, 2 चीजें हमने देख ली। भारत का प्रमुख लौह अयस्क राज्य, सर भारत का प्रमुख लौह अयस्क राज्य क्या है? भारत का प्रमुख लौह अयस्क राज्य ये पूरा भाग है, ये पूरा पूर्वी भाग है, लेकिन हम उड़ीसा कह देंगे। उड़ीसा आपके क्वेश्चन में भी लिखा था, आंसर में भी उड़ीसा। ठीक है, अगर आप उड़ीसा जान जाते हैं कि उड़ीसा है कहां, तो बहुत सारी चीजें आप वैसे ही टिक लगा देंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसी पूर्वी भाग में और इस उड़ीसा में तो खास कर है। ठीक है, उड़ीसा आप जान जाइए, उड़ीसा जान जाइए, और झारखंड जान जाइए, कुछ इधर जो फसलों के लिए है इधर वो जान जाइए, तो आप काफी चीजें लगा देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तालचेर। तालचेर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ है सर? अभी तो आपने बताया कि उड़ीसा यहाँ है, तो हमने लगा दिया उड़ीसा यही है। मैंने कहा था उड़ीसा अगर आप जान जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। अगला है भाखड़ा नंगल बांध कहाँ स्थित है? वो तो सर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश सर आपने बताया यहाँ है, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर, और पंजाब के बगल यहां से सतलज नदी जाती है, यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल कहां स्थित है? मुंबई में। मुंबई कहां है सर? मुंबई महाराष्ट्र में है। मैंने बताया था ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया, मैंने ये उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बताया था, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। सर आप महाराष्ट्र तो बता नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र ये हो गया, महाराष्ट्र ये हो गया, मुंबई यहां है किनारे पर, नदी समुद्र के किनारे पर मुंबई बसा है, तो इसे हम मुंबई कह देंगे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात कहाँ है सर? गुजरात आपने बताया सर यहाँ है, ये जो नुकीला सा निकला रहता है यहाँ गुजरात होता है। ठीक है सर, गुजरात हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बताइए सर। हमें गुजरात समझ में आ गया, हमें पता चल गया कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, क्योंकि हमने याद किया था। आज हमने आपको देखा कि आप गुजरात बता रहे हैं तो हमें गुजरात भी याद हो गया। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है। अब सर पंजाब कहाँ है? पंजाब मैंने बताया था आपको, पंजाब यहाँ है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही बगल बगल में है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही बगल बगल में है। गेहूं उत्पादक यहाँ होता है। गेहूं इस क्षेत्र में मैंने बताया था उस दिन आपको ज्यादा होता है, चावल इस क्षेत्र में ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी आप जान गए हैं। भारत का आईटी हब कहाँ स्थित है? आईटी हब बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है सर? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है सर? महाराष्ट्र के जस्ट नीचे। कर्नाटक महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो ये भी देख लिया सर हमने। आगे है नर्मदा नदी का स्रोत स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का स्रोत स्थल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? हमने आपको बताया मध्य प्रदेश सबसे मध्य में स्थित है भारत के, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपको मानचित्र में देखने लायक है, जो आपको मानचित्र में समझने लायक है। जो एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं वो ये है कि अगर बात फसलों की आए, बात फसलों की आए तो फसलें ज्यादातर इस क्षेत्र में उपजाई जाती हैं। अगर बात हार्डवेयर की आए, अगर बात टेक्निकल चीजों की आए, अगर बात कंप्यूटर लैपटॉप या ऐसी किसी भी चीज की आए, तो आप सीधा सीधा बेंगलुरु लगा दीजिएगा। बेंगलुरु महाराष्ट्र के नीचे इस तिकोने के जस्ट यहां आपका बेंगलुरु है, कर्नाटक है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाए सर कि आयस्क आ जाए, खनिज आ जाए, लोहा आ जाए, कोयला आ जाए, ये सब कहाँ लगाना है? तो ये सब इस क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, आप इस क्षेत्र में लगा दीजिएगा। अच्छा सर, वो चाय कहाँ होता है? चाय तो आसाम में हमने पढ़ा था। बिल्कुल, चाय आसाम में होता है। आसाम कहाँ है? आसाम यहाँ है, आप आसाम यहाँ लगा दीजिएगा। सर वो जो हमने पढ़ा था कि जो सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है सर? अरुणाचल प्रदेश यहाँ स्थित है। ये सबसे पूर्वी भाग है, तो यहाँ सूर्य सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, वो सर कहाँ स्थित है जहां हम बचपन में पढ़ते थे कि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है? वो कहाँ स्थित है? मेघालय यहाँ स्थित है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ स्थित है। वो सर कहाँ स्थित है जहां पर पुलवामा हमला हुआ था? वो यहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ था। सर आप ये तो बता रहे हैं हम कहाँ स्थित है? हम यहाँ स्थित है। सर हमारे बगल जस्ट नेपाल है, सुने हैं? नेपाल भी यही स्थित है, नेपाल यहाँ स्थित है। सर हिमालय कहाँ स्थित है ये बता दीजिए अब बस। हिमालय यहाँ स्थित है, इस पूरे भाग में हिमालय बसा हुआ है। सर इसका मतलब हिमालय तो हमसे बहुत नजदीक है। ऑफ कोर्स नजदीक है, हम बहुत हिमालय के नजदीक हैं। ठीक है, इसी वजह से ज्यादा ठंडी भी पड़ती है। हाँ, तो मेरे समझ से जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। मानचित्र में कोशिश की बहुत सारी चीजें बताने की, और कुछ चीजें मैंने पढ़ाई भी जो आर्थिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से आपके था। मिलते हैं कल गृह विज्ञान वाले दिन। तो आज की क्लास बस यहीं तक।